पर्यावरणविद, समाजविद या जिस भी सेक्टर में बात कही जाए, गरीब हों, पीड़ित हों, शोषित हों, वंचित हों, उनकी आवाज़ बन करके उभरते हैं पूर्वांचल की गाथें। को भारत मैं बराबर कहता हूं अपने निजी तौर पर, और जब भी मुझे कहना होता है मैं भगत को भारत कहता हूं। भगत की टीम इस समय गोरखपुर में भगत चौराहे पे है। आज उस महान शख्सियत की बर्थडे है जिनके विचारों से देश आज भी अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों पर पूरी तरीके से प्रेरणा लेने का काम कर रहा है। आज हम लोग पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी के साथ हैं। पर्यावरणविद, समाजविद या जिस भी सेक्टर में बात कही जाए, गरीब हों, पीड़ित हों, शोषित हों, वंचित हों, उनकी आवाज़ बन करके उभरते हैं पूर्वांचल की गाथें। आज हम लोग भगत सिंह के इस बर्थडे के मौके पे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज भगत सिंह महान शख्सियत माने जाते हैं, हमारे देश के क्रांतिकारियों में अग्रणी श्रेणी में शामिल है। क्या कहेंगे आज? पहले तो आपके आगाज भारत चैनल को वेलकम हमारी ओर से कि आप एक ऐसे चैनल गोरखपुर लाइव के आशीष जी और आप दोनों लोग आए। कम से कम सैकड़ों चैनल काम कर रहे हैं सिटी में। किसी को ये एक गम नहीं है कि उसे याद कर लिया जाए जिसने हमको आज़ादी दी है, जिसने हमको हिंदुस्तान, मुकम्मल हिंदुस्तान हमारे सामने परोस दिया है कि लो तुम्हारी पीढ़ियां आबाद रहेंगी अपने फांसी के फंदे पर चढ़ के। इसलिए पहले मैं आपका वेलकम करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। अब मैं आता हूं भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह आज ही के दिन पैदा हुए थे और यह जो महान दिन है उस महान व्यक्ति का है जिसे मैं निजी तौर पर हिंदुस्तान कहता हूँ, भगत भारत कहता हूँ। भगत को भारत मैं बराबर कहता हूँ अपने निजी तौर पर, और जब भी मुझे कहना होता है मैं भगत को भारत कहता हूँ, भगत सिंह को भारत कहता हूँ। जो सोशलिज्म शब्द है प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वह सोशलिज्म चरितार्थ है तो भगत सिंह के सोशलिज्म से। भगत सिंह का समाजवाद, भगत सिंह अपने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा करते थे कि मैं ऐसे समाजवाद की कल्पना करता हूँ, ऐसे समाजवाद की स्थापना चाहता हूँ जिसमें कोई किसी का शोषण न कर सके। वो ये नहीं चाहते थे कि उत्पादन को ऐसे बराबर बांट दिया जाए, ना वो बात उलट के कहना चाहते थे कि कोई किसी का शोषण न कर पाए। और आज आप देखिए कि प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से तोड़ के, अब मुझे तो जो नए पार्लियामेंट में जो प्रवेश किए हैं, जो एक आध अच्छे लोगों को छोड़ के जो क्रिमिनल्स, जो करप्ट्स, जो भ्रष्ट जिन लोगों ने सदन में प्रवेश किया है, वो संविधान की जो कॉपी लेके गए थे उसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द डिलीटेड था। किसी ने कहा हिंदी वर्जन में है, अंग्रेजी से डिलीट था। मुझे नहीं समझ में आता कि किस क्रिमिनल ने, किस अपराधी ने अब हाथ लपकते लपकते संविधान के पन्नों पर हाथ लपकाने लगा। सर, अगर मैं एक सेकंड के लिए बात करें कि समाजवाद पर लेकर के जो भगत सिंह की विचारधारा थी, आज समाज में जब हर जगह जिन्होंने हमने अपना नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी, आज वो उस सदन में पहुंच करके जहर उगल रहे हैं। क्या इस पर नज़रिया बन रहा है? भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनको फांसी दी जाने लगी और फांसी के एक दिन पहले उनको कुछ खाने का बद हुआ, तो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने नुमाइंदा थे, उनका कलेजा जैसे उनका पूरा शरीर हिंदू मुस्लिम एकता से निर्मित हो। उन्होंने कहा था कि मेरा खाना फला बना के ले आएगा, उस जगह का वो स्वीपर बना के ले आएगा जो सफाई कर्मी था, मुहम्मदन था, और खाना अगले दिन आना था। और अगले दिन के पहले ही एक दिन शाम ही उनको जो है फांसी पर लटका दी गई थी। आप सदनों में जहर उगलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदुस्तान को बेच दीजिए, आप सदनों में गाली गलौज करिए। उन सदनों का जो सदन जो बना है वह भगत सिंह के फांसी पर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और जो अनगिनत मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह लंदन में, ऐसे लोगों के फांसी पर लटकने के बाद हुआ है। आप ये चोर और जो लुटेरे हैं हिंदुस्तान के, ये जो रेपिस्ट हैं हिंदुस्तान के, चोर हैं हिंदुस्तान के, जो सदनों में आज खुल के जाते हैं, ये कानून बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। कानून को तोड़ने वाले हमारे लिए कानून बनाते हैं। और समाजवाद की उनकी परिभाषा से भगत सिंह के साथ जोड़कर कभी देखना नहीं चाहिए। इन बेईमानों के पास कोई समाजवाद नहीं है। ये तो लूटवाद, करप्टवाद, बलात्कारवाद, जितने भी गंदी हरकत हो सकती है
उसमें इन सबों का भरोसा है। बिल्कुल हमारे जो भी क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, अपने परिवार को बिना सोचे समझे आज उस परिवार के लिए जो हर तरह की बेईमानी पर लोग उतर जा रहे हैं, किसी भी स्तर से गिर जा रहे हैं, वैसे परिवार की चिंता न करके अगर इन क्रांतिकारियों ने शहादत नहीं दी होती तो कहीं न कहीं हमारा देश कहाँ होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। सर, अंतिम तौर पर क्या कहेंगे आज इस मौके पर? आज मैं दूसरे वजह से बैठा हूँ यहाँ, प्रश्न उस पर आप आइए कि मेरे बैठने का प्रायोजन यह था कि कल मुझे 27 सितंबर को, चूँकि भगत सिंह का जन्म दोनों तिथियां हैं, गूगल और ऊपरी तौर पर 27 सितंबर साहित्य में माना गया है, जबकि हिस्टोरियंस और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 28 सितंबर मिलता है। कल मैं सदन को बताया था, देश को बताया था, माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, कि मैं 27 सितंबर को भगत सिंह जयंती पर सदन के सामने आमरण अनशन स्टार्ट करूंगा और वो काम, वो सारे आर्बिट्ररी आदेश जितने दिए गए हैं महंगाई पर, कर पर और कीमतों के ऊपर, उसको उसी तरीके से तोड़ूंगा जैसे महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। इन लोगों ने मुझे पैसे का, मेरे न जाने का प्रधान उद्देश्य यह है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे इसलिए नहीं थे कि मैं यदि 4 व्हीलर से जाता तो कम से कम 12,000 रुपये का इन बेईमानों को टोल और तेल में पैसा देना था, और रेल से जाता तो इन्होंने जो ऊंची श्रेणी की गाड़ियां चला रखी हैं उसमें 3 आदमी के लिए 12,000 रुपया लगता। मैं कहां से लाऊं और क्यों जाऊं? मैं नहीं गया, और जब मैं जाऊंगा तो इनके टोल कानून को रहने नहीं दूंगा। आज मेरा उद्देश्य यही है कि जब वहां मैं नहीं गया, उसके बाद वहां के पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना है उन्होंने और डीसीपी ने दिल्ली के आर्डर इशू किया कि यहाँ सत्याग्रह नहीं होगा। एक आर्डर उन्होंने कच्चा इशू किया, उससे उनका नहीं मन भरा। कल उन्होंने आपको रोका गया वहाँ जाने से? उन्होंने एक हवाला दिया है कि ये धारा 144 है, और फिर हवाला दिया है कि सच एंड सच 2018 का सुप्रीम कोर्ट का कोई किसी वर्डिक्ट पर डिसीजन है, जिसके तहत उसने लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में कहा है। उनको समझ में आ रहा था कि एक सत्याग्रही जो गांधीवादी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, इनका लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन बिगाड़ने जा रहा था, वही सदन है। ये गुलामी से भी बदतर देश हो गया है। ऐसा इन क्रिमिनल्स ने, इन सबों ने हिंदुस्तान को न जाने किस तरीके से खदेड़ा है। वो यह वही सदन है जब पहले प्रोसीडिंग्स में इरविन के बनवाए सदन की पहली प्रोसीडिंग्स विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। ये पहली बार सदन चल रहा था जिसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त सदन तक पहुँचे थे, झोले में अपने पैंट के साथ बम लेकर पहुँचने थे, इतनी आज़ादी थी, और दर्शक दीर्घा से उन्होंने बम फेंका था। और आज आज़ाद भारत में हम हमारे पेट पर, तुम हमारे पेट की अतड़ी निकालोगे, हम अपनी बात नहीं करेंगे? तुमको किसने कहा कि हमारे खाने पीने पर आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा, हवा, पानी पर कर लगाने की अनुमति किसने दी? संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि तुम हमारे जीवन पर कर लगाओगे? ये आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, ये जीवन का वायोलेशन है, और तुम हमारा जीवन छीन भी नहीं सकते। तुम गुंडों की तरह टैक्स लगाते हो सड़क से। टैक्सेशन पार्लियामेंट का विषय है, सड़क से टैक्स क्यों लगाया गया? खाने पीने पर किस क्रिमिनल ने टैक्स लगा दिया? उसको मैं क्या कहूँ, किसने लगाया है? उसको मैं तोड़ूंगा। तोड़ने के लिए दिल्ली जाना था, मैं नहीं गया। आज यहाँ सत्याग्रह करके अभी कमिश्नर साहब के थ्रू ज्ञापन प्रेसिडेंट को भिजवाऊंगा, और शपथ लेता हूँ कि इसके कानून को यदि यह खाने पीने के सामान का टैक्स वापस नहीं लेता है तो इसकी कानून को फाड़ दूंगा उसी सदन के सामने। दूसरा, जब इसकी गाड़ी पर, देश के प्रेसिडेंट की गाड़ी पर, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पर, मिनिस्टर की गाड़ी पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी पर, लेजिस्लेटिव मेंबर्स की गाड़ी पर जब टैक्स नहीं लगता है गाड़ियों पर, तो ये आम आदमी की गाड़ियों पर टैक्स कौन लेता है? इसमें जरा सा अनुशासन है? आप हमें बताइए। कोई व्यक्ति ले सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा भी अनुशासन है, जो संविधान की पुस्तक पढ़ा हो। राइट टू इक्वलिटी का क्या होगा जब तुम अपनी गाड़ी पर टोल नहीं दोगे, हमसे टोल लोगे, तो 14 से 18 के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका तुम कितना कत्ल करोगे? क्यों ऐसा कानून तूने बनाया? और हमारे चलने पर तुम्हारा रूल चलेगा? हमारी फ्रीडम क्या इसी के लिए हिंदुस्तान ने फांसी पर लटक के आज़ादी हासिल की है? इसी दिन के लिए कि आप हमारे चलने पर सड़कों पर टैक्स लगाएंगे? आपको लग रहा है कि जो सरकार है जिस तरीके की नीतियाँ बना रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता पर डे बाय डे कब्जा करते चली जा रही है? डे बाय डे, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं
डायरेक्टली उन्होंने हमारी सारी आज़ादी छीन ली। आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं, आप न जाने कहाँ सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है। पूरी तरह से हमारी आज़ादी छीन ली। सदन के सामने हमको बैठने का अधिकार नहीं है। हम 144 धारा का आपने संदर्भ क्यों लिया? मुझे 144 धारा तोड़ने वाला मैं आपको दिख रहा हूँ? मैं अपनी बात रखने के लिए, और हम नहीं जाएंगे तुम्हारे सदन के सामने। तूने हमारे खाने पर, हमारे पेट पर टैक्स क्यों लगाया? कहाँ लिखा है? बहुत ही बिल्कुल जो भी सरकार के जिम्मेदार लोग हैं उनको कम से कम इतना ज़रूरी सोचना चाहिए कि ये जो दवा, हवा, खाने पीने की चीज़ें हैं जिस पर GST लगा करके और कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो समाज हित में है। और अंततः हर लोकतांत्रिक देश का यही महत्व होता है, यही मोटिव होता है कि जनता का हित सर्वोपरि हो। कहीं ना कहीं जनता का हित इसमें बाधित हो रहा है। जी, क्या एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपने इस हिंदुस्तान को मदिरा की मॉडल शॉप में बदल दिया है। सड़कों पर चारों तरफ पसरी शराब की दुकानें दिखाई दे रही हैं। कोई एक व्यक्ति 142 करोड़ में से आवे, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई एक व्यक्ति बताए कि जब आप शराब की दुकानें इस तरह से खोलकर इस देश के अंदर शराब बेचेंगे तो नारी बलात्कार, क्रिमिनल्स, एक्सीडेंट, गरीबों का मरना, विकलांगता कैसे बचेगी? शराब से सीधे बलात्कार का रिश्ता है। आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान न छोड़ने का कसम खा चुके हैं। यह बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रहीम का, विवेकानंद का, गांधी का, मनमोहन सिंह का, APJ अब्दुल कलाम का और इस देश के महानतम 2 जजेज का जो इतिहास के पन्ने में दर्ज होंगे, NV रमन, जस्टिस NV रमन और जस्टिस DY चंद्रचूड़, रतन जी टाटा, अन्ना हजारे जैसे महापुरुषों का मुल्क है। आप हिंदुस्तान को शराब की मंडी बनाएंगे? किसने कहा शराब की दुकानें खोल के शराब बेचने के लिए? कहाँ लिखा हुआ है कि शराब बेच के, मंडी खोल के तुम जहर बेच के हिंदुस्तान को मालो माल करोगे? किसने कहा? आज तक किसने ये काम किया था हिंदुस्तान के अंदर? किसी ने किया था? बताइए, किसी ने किया था? आपने क्यों ऐसा काम किया? कितनी मौतें हुई हैं आपको पता है? अभी साल भर पहले इसी बिहार के अंदर मौतें हुई। अभी इधर सीतापुर के तरफ कितनी 49 मौतें, 200 मौतें, 400 मौतें। और उन शराब की दुकानों में विदेशी, इटली और फ्रांस की बनी कोन्याक, कावर्ने जैसे मदिरा पी जा रही है जिसकी कीमत हजारों रुपए की है। वो पैसे किसके पैसे से कौन पी रहा है? इस देश का उद्योगपति, लुटेरा, पूंजीपति, ये माननीय लोगों के कफन के पैसे से मदिरा पी रहे हैं। आप हिंदुस्तान को मदिरालय में बनाएंगे? ये रहे हमारे साथ पूर्वांचल के गादी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्ण नरवल। निश्चित तौर पर ये जो पीड़ा है, यह पीड़ा सबके अंदर समाहित है, लेकिन चूंकि ये गांधीवादी हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, पर्यावरणविद हैं, समाजविद हैं, तो वो दर्द बिना बाहर आए रह नहीं पाता है। मैं जिम्मेदार हूँ, जो भी अधिकारी हैं, सरकार है, शासन है, प्रशासन है, कि इन बातों पर संज्ञान लेकर के भारत के स्वस्थ लोकतंत्र और जो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने जिस समाजवाद का सपना देखा था उसे पूरा करें। धन्यवाद।